बाहुबली को 126 गोलियां मारी थीं। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को जनेऊ की दुहाई दे रहा था श्री प्रकाश शुक्ला। 31 मार्च 1997 सुबह ठीक 9:30 लखनऊ के पौष इलाकों में से एक इंदिरा नगर, शांत और साफ सुथरी सड़कें, स्प्रिंगडेल स्कूल के आसपास काफी चहल पहल थी। आज प्राइमरी सेक्शन का रिजल्ट आना था। उछलते कूदते बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ जा रहे थे। तभी ठाई ठाई अचानक कान फोड़ देने वाली आवाज आने लगी। लगा जैसे किसी ने पटाखे की लड़ी चला दी हो, लेकिन आवाज पटाखों की नहीं, गोलियों की थी। पेरेंट्स एकदम जहां के तहां जम गए। सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच औंधे मुंह पड़ा था। एक महिला बच्चे को गोद में उठाए चीखते हुए भाग रही थी। हमलावर में से लंबा आदमी खून से लथपथ लाश के करीब आया और पैर से उसे सीधा करने की कोशिश की। जब लाश सीधी न हुई तो अपने साथियों से बोला, ओए इसे सीधा कर। दोनों बड़ी बेदर्दी से लाश को खींचकर एक किनारे लाए और पलट कर देखा। लंबा आदमी कुर्राते हुए बोला, मैगजीन बदल फटाफट। तीनों ने जल्दी से हथियारों की मैगजीन बदली। मैगजीन बदलते ही लंबे आदमी ने लाश को देखकर गाली दी। बहुत घूर घूर कर देखता था। फिर दंदनाते हुए 5-5 गोलियां उसकी दोनों आंखों में दाग दी। चेहरा गोलियों से छलनी हो गया था। तभी लाश में कुछ हरकत हुई। वो फिर चीखा, साला इस बार भी बच जाएगा। ओए हार्ट किधर होता है, दाएं या बाएं? छोटे कद वाले आदमी ने कहा, अबे दोनों तरफ ठोक दे, काहे रिस्क ले रहा है? एक बार फिर दशहत गूंज उठी। लाश के सीने में दोनों तरफ 10-10 गोलियां दाग दी गईं। अब तक दूसरी मैगजीन भी खाली हो चुकी थी। लंबे वाले आदमी ने गोलियों से छलनी और अब बेजान हो चुके शरीर पर नफरत से थूकते हुए फिर गाली दी। इसके बाद अपने साथियों से बोला, चल बे, खेल खत्म। बिना किसी जल्दबाजी और घबराहट के बड़े इत्मीनान से गाड़ी में बैठे और गायब हो गए। उधर लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये कोई और नहीं, पूर्वांचल के सबसे बड़ा माफिया और पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही था। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही 1981 और 1985 में गोरखपुर की लक्ष्मीपुर सीट से विधायक रहा था। उस दिन यूपी के गैंगस्टर्स में एक नए नाम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के मामखोर गांव का 22 से 23 साल का लड़का। जिस दौर में यूपी पुलिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुई 303 राइफलें इस्तेमाल कर रही थी, उस समय श्री प्रकाश AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। श्री प्रकाश ने शाही को कुल 126 गोलियां मारी थी। एक बार की बात है, कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए थे। श्री प्रकाश रोज अपने गुर्गों से जानता था कि प्रदेश के बड़े अखबारों में उसके बारे में कुछ छपा है या नहीं। अगर छपा है तो क्या छपा है। शुक्ला ने अपने एक गुर्गे को फोन लगाया। क्या छपा है आज? गुर्गा बोला, भैया लालजी टंडन का बयान आया है। कह रहे हैं कि आप व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, जल्दी ही आपका खात्मा कर देंगे। श्री प्रकाश की आंखों में खून उतर आया। लालजी टंडन यूपी की कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री। श्री प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा, ससुरा मंत्री बन गया है तो कुछ भी बोलेगा। मेरा खात्मा करेगा? निकाल उसकी कुंडली, 2 दिन में पूरी डिटेल चाहिए। इस टंडन का चैप्टर बंद करना पड़ेगा। कुंडली निकालना श्री प्रकाश की पुरानी ट्रिक थी। इसी से वो सबको धमकाता था। 2 दिन बाद उसके पास टंडन के डेली रूटीन की एक मिनट की जानकारी थी। अगले दिन लालजी टंडन के घर फोन की घंटी बजी। टंडन के PA सतीश ने फोन उठाया। श्री प्रकाश ने बेहद शांति से कहा, सतीश जी, मैं मऊ का भाजपा जिला अध्यक्ष बोल रहा हूं। मंत्री जी से बात करा दीजिए, बहुत अर्जेंट है। सतीश ने कहा, 1 मिनट होल्ड करिए भाई साहब। थोड़ी देर बाद मंत्री लालजी टंडन की भारी आवाज आई, हाँ सतीश जी। टंडन जी, फोन रखना मत, ध्यान से मेरी बात सुनो। टंडन ने तमतमाकर पूछा, कौन बोल रहा है? श्री प्रकाश, मुझे तो आप जानते ही हैं। श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूं। टंडन ने अनजान बनते हुए कहा, कौन श्री प्रकाश शुक्ला? मैं नहीं जानता। श्री प्रकाश ने ठहाका लगाया और बोला, मैं वही हूं जिसने शाही को बीच लखनऊ में 150 गोलियां मारी थी। मैं वही हूं जिसने जनपद के भरे बाजार में दरोगा RK सिंह की खोपड़ी में 10 गोलियां उतारी थीं। कुछ याद आ गया हो तो ठीक, नहीं तो आगे और बताऊं? एक बात और, बात पूरी सुनना, फोन मत रखना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। मंत्री जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे। श्री प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए कहा, आज अखबारों में छपा है कि तुम्हारी पुलिस हमको मार देगी। पुलिस में बूता होता तो पहले ही मार चुकी होती।
लेकिन मैं तुमको 1 सप्ताह में मार दूंगा। लालजी टंडन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। श्री प्रकाश तमक कर बोला, मैं तो तुम्हें कल ही मार देता। कल जिस प्रोग्राम में तुम गए थे वहां मैं भी था। गया इसलिए था कि पहले तुमको निपटा दूं, फिर पुलिस को देखूंगा। श्री प्रकाश आगे बोला, मैं मंच पर आया था, तुम्हें माला भी पहनाई थी। उस समय 2 पिस्टल मेरी कमर में लगी थी। मन तो किया था कि वहीं 10 गोलियां उतार दूं। फिर सोचा पहले तुम्हें बता दूं, मैंने कभी किसी को बिना बताए नहीं मारा। प्रोग्राम के फोटो मंगाकर देख लेना। मैंने जीन्स और नीले रंग की टी-शर्ट पहनी थी। अब दोबारा फोन नहीं करूंगा, सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। टंडन का गला सूख चुका था। किसी तरह मुंह से निकला, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ये जो बार बार व्यापारियों के नाम पर सीएम को बरगला रहे हो, दोबारा किसी अखबार में आ गया तो उस दिन से 1 हफ्ता गिन लेना। श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। टंडन ने कांपते हाथों से रिसीवर रखा। तुरंत अपने पीए सतीश को बुलाकर कहा, कल स्टेडियम में जो प्रोग्राम था उसके फोटो लेकर आओ। देखो कोई लड़का जीन्स टी-शर्ट में है क्या? एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर से चेहरा निकालकर एक्टर सुनील शेट्टी की फोटो पर चिपकाया और एक तस्वीर तैयार की। ऐसा इसलिए किया ताकि फोटो देने वाले की पहचान छिपाई जा सके। पीए ने फोटो मंगवाकर मंत्री जी के सामने रख दी। टंडन ध्यान से फोटो देखने लगे। 2-3 फोटो देखने के बाद उनके चेहरे का रंग फिर बदल गया। पीए से बोले, ये जीन्स टी-शर्ट वाले लड़के का फोटो सामने से नहीं खींचा है, आधा चेहरा ही दिख रहा है। फोटोग्राफर से कहो सामने का कोई फोटो हो तो बताए। टंडन को जीन्स टी-शर्ट वाले लड़के का सामने से फोटो नहीं मिला। वे बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला का कॉल शॉक अपना काम कर चुका था। बिहार का बॉर्डर गोरखपुर के पड़ोसी जिले देवरिया व कुशीनगर से लगता है। ये वो इलाका था जहां से श्री प्रकाश ने अपने पंख फैलाने शुरू किया। वो बिहार के गैंगस्टर सूरज भान की सरपरस्ती में आगे बढ़ रहा था। सूरज भान ने ही उसे AK-43 दी थी। राजनीति में भी खासा दखल होने के कारण सूरज भान पटना, बेगूसराय, लखीसराय, मोकामा सहित पूरे बिहार में पकड़ रखता था। उसकी बिहार की लालू यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रजबिहारी प्रसाद से पुरानी अदावत थी। सूरज भान के पास श्री प्रकाश जैसा बेखौफ और बेपरवाह आदमी था। उसने ब्रजबिहारी को रास्ते से हटाने के लिए श्री प्रकाश को पटना बुलाया। ब्रजबिहारी पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे। सुबह शाम वहां उनका जनता दरबार भी लगाता था। श्री प्रकाश ने जब ब्रजबिहारी की कुंडली निकाली तो पता चला कि अचानक अस्पताल में घुसकर ब्रजबिहारी को मारना संभव नहीं है। तब श्री प्रकाश खुद मरीज बनकर IGIMS में भर्ती हुआ। इसमें सूरज भान की पहचान के एक डॉक्टर ने मदद की। डॉक्टर भी सूरज भान के इलाके मोकामा का रहने वाला था। झूठी बीमारी का इलाज कराने के दौरान श्री प्रकाश की नजर डॉक्टर की एक महिला असिस्टेंट पर पड़ी। अय्याश किस्म का श्री प्रकाश उसे पसंद करने लगा। यही वजह थी कि 10 जुलाई 1998 को पटना IGIMS में ब्रजबिहारी का मर्डर करने के बाद भी श्री प्रकाश पटना में ही टिका रहा। एक दिन अपने साथी सुधीर से बोला, ढंग के कपड़े पहनकर अस्पताल चले जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूं। मोकामा वाले डॉक्टर का चैम्बर ग्राउंड फ्लोर पर है, उसमें देखना एक डॉक्टरनी भी बैठी होगी। सुधीर ने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। श्री प्रकाश तमक कर बोला, अबे गर्दन न हिलाओ, समझ रहे हो कि नहीं? जब वो बाहर आए तो मुझे फोन करके बताना, उसे वहीं घेर कर बात करूंगा। एक बार नाम पता मिल जाए, अब उस डॉक्टरनी से मिले बिना रह नहीं पाऊंगा। सुधीर ने डरते हुए कहा, भैया रिस्की काम है, काहे चक्कर में पड़ते हो, लखनऊ में बहुत मिल जाएंगी। श्री प्रकाश गहरी सांस खींचकर बोला, तुम नहीं समझोगे सुधीर। सुधीर पटना IGIMS पहुंचा। डॉक्टर के चैम्बर में झांक कर देखा, साइड वाली कुर्सी पर वही महिला डॉक्टर बैठी थी। सुधीर बाहर बैठकर महिला डॉक्टर के निकलने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आई। सुधीर ने श्री प्रकाश को फोन करके बताया कि डॉक्टर मैनगेट की तरफ जा रही है। श्री प्रकाश अस्पताल के बाहर गाड़ी में बैठा था। सीधे अंदर आया और तेजी से आगे बढ़कर आवाज दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर रुक गई, सिर पर दुपट्टा रखते हुए बोली, जी बताइए। श्री प्रकाश ने बेहद शराफत से नजरें मिलाकर कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरा इलाज किया था, दवा का पर्चा कहीं खो गया है, फिर से दवा लिखवानी है। महिला डॉक्टर रूखे अंदाज में कहा कि कल OPD में आना और चल दी। श्री प्रकाश पीछे चल दिया और बोला, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं फोन लगाकर पूछ लूंगा। जब आप OPD में होंगी मैं आ जाऊंगा। इतना सुनकर डॉक्टर गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, पगला गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा मोबाइल नंबर मांगो? एक बार कह दिए ना
कल ओपीडी में आना। समझ नहीं आता, श्री प्रकाश भौहें चढ़ाकर बोला। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कितने दिन से परेशान हूं आपको देखने के लिए। अब डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बोली, ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, भैया को बुलाऊं? अगर वो आए ना, तुम्हारा इतना टुकड़ा करेगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। श्री प्रकाश पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने इसे मजाक में लिया और बोला, बुला लो। डॉक्टर का पारा और चढ़ गया। बोली, जानते हो कौन है मेरा भाई? श्री प्रकाश बेपरवाही से बोला, मुझे उसको जानने की जरूरत नहीं है। महिला डॉक्टर की आंखों में जैसे अंगारे थे। वो लगभग चीखते हुए बोली, पप्पू यादव को जानता है, हम उनकी बहन हैं। श्री प्रकाश ठहाका लगाकर बोला, वो 2 क्विंटल का पप्पू यादव, चलो ठीक है, उससे भी निपट लूंगा। जाकर बता देना श्री प्रकाश शुक्ला मिले थे। महिला डॉक्टर से एक आदमी को उलझते देख 4-5 लोग वहां खड़े हो गए थे। भीड़ बढ़ती देख श्री प्रकाश वहां से निकल गया। उसके गाड़ी में बैठते ही सुधीर ने पूछा, भैया काम बना कुछ? श्री प्रकाश खुश होकर बोला, बन गया, पप्पू यादव की बहन है, घर का नंबर मिल जाएगा। अब देखता हूं कैसे बात नहीं करती। अभी सूरज भान दादा से पप्पू का घर भी पूछ लेता हूं, कल वहीं से खींच लेंगे डॉक्टरनी को। श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के गैंगस्टर सूरज भान की सरपरस्ती में आगे बढ़ा था। सूरज भान ने ही उसे AK-47 दी थी। ये सुनते ही सुधीर डर गया और बोला, जाने दीजिए भैया। श्री प्रकाश अकड़कर बोला, सभी को रास्ते से हटा दूंगा। अब श्री प्रकाश ने बाहुबली पप्पू यादव के घर फोन करना शुरू कर दिया। वे उस समय पूर्णिया सीट से सांसद थे। उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पप्पू यादव ने बहन को अस्पताल भेजना बंद कर दिया। इस बीच श्री प्रकाश को यूपी जाना पड़ा और 2 महीने बाद ही उसका एनकाउंटर हो गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ली और चल बसा। अर्दली ने आहिस्ता से ऑफिस का दरवाजा खोला और धीमी आवाज में बोला, साहब, सीएम साहब तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। पेस के ADG अजय राज शर्मा ने चौंक कर सिर ऊपर किया। मुख्यमंत्री जी, अचानक से। उन्होंने कोट उठाया और सीतापुर से लखनऊ के लिए निकलने पड़े। जब वे CM हाउस पहुंचे तो देखा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लॉबी में टहल रहे थे। ADG शर्मा ने CM को सैल्यूट किया और पूछा, क्या बात है सर, ऐसे अचानक से? कल्याण सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, भाई, ये श्री प्रकाश शुक्ला ने जीना हराम कर दिया है। असेंबली में हमें जवाब देना पड़ता है। ADG शर्मा ने ध्यान से देखा। कल्याण सिंह के माथे पर उभरी लकीरों की वजह प्रशासनिक चुनौतियां नहीं थीं, परेशानी शायद कुछ और ही थी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, लेकिन सर, ये तो रोज की राजनीति है, आपके लिए कौन सी नई बात है? कल्याण सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक से बोले, नहीं, सही कह रहे हो, असली परेशानी दूसरी है। उनकी आवाज थोड़ी सी और गंभीर हो गई। वे बोले, मेरी जान खतरे में है और इसकी वजह वही है, श्री प्रकाश शुक्ला। शर्मा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है सर? कल्याण सिंह, मेरी सुपारी ले ली है 5 करोड़ में। मुझे मालूम है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि सारी सिक्योरिटी तोड़कर घुस आए और मुझे मार दे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अजय राज शर्मा ने धीरे से कहा, मामला तो बेहद सीरियस है। कल्याण सिंह ने सिर हिलाया और बोले, कल से आप ADG लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज ले लीजिए। अजय राज शर्मा 1966 बैच के IPS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में STF के बनने की कहानी लिखी है। शर्मा ने हामी भर दी, फिर बोले, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक स्पेशल यूनिट बनाना चाहता हूं। इसी वक्त सैंक्शन कीजिए क्योंकि कल मुझे चार्ज लेना है। CM कल्याण सिंह ने तुरंत मंजूरी दे दी। यही वो पल था जब स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने जन्म लिया। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अजय राज शर्मा ने STF के लिए सारे अफसर अपनी पसंद से चुने। लखनऊ के SSP अरुण कुमार और CO हजरतगंज राजेश पांडे भी उनमें शामिल थे। सभी अफसर बेहद चुस्त दुरुस्त और 35 साल से कम उम्र के थे। उन दिनों मोबाइल फोन लॉन्च ही हुए थे। बेहद महंगा होने की वजह से आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। उस समय इनकमिंग करीब 10 रुपए प्रति मिनट और आउटगोइंग करीब 17 रुपए थी। श्री प्रकाश को इससे फर्क नहीं पड़ता था। बाजार में आते ही किसी और के नाम से उसने 2 मोबाइल ले लिए थे। उसके एक दिन का फोन बिल हजारों में आता था, लेकिन श्री प्रकाश को अंदाजा नहीं था कि यही मोबाइल एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगा। उन दिनों टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। STF ने किसी तरह से लैंडलाइन कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बनवाया। इसके अलावा श्री प्रकाश का मोबाइल नंबर ट्रैक करवाना भी शुरू किया। लेकिन श्री प्रकाश हमेशा एक कदम आगे की सोचता था।
वो एक नंबर ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करता था। कॉल बीच में काटकर सिम कार्ड बदलकर दोबारा कॉल करता था। कहा जाता है कि वो एक साथ 14 सिम इस्तेमाल करता था। इससे एसटीएफ का काम और मुश्किल हो गया था। फिर भी उसकी कॉल ट्रैकिंग की जाती रही। इसी दौरान गोरखपुर की एक लड़की का नंबर पता चला। उसके पिता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। श्री प्रकाश चाहे कितने भी मोबाइल नंबर और लैंडलाइन बदले, लेकिन रोज उससे लंबी बात करता। लड़की श्री प्रकाश की गर्लफ्रेंड थी। एसटीएफ ने उसका फोन इंटरसेप्ट करना शुरू किया। 21 सितंबर 1998 गर्लफ्रेंड से बात करते हुए श्री प्रकाश बोला, आज मेरा व्रत है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मम्मी मंदिर जाएंगी, तब मैं 10:30 की ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास दिल्ली आ जाऊंगी। श्री प्रकाश बोला, अभी मत आओ, कल मुझे रांची निकलना है। पूरी बातचीत गोरखपुर डीआईजी ऑफिस में टैप हो रही थी, जबकि एसटीएफ को पहले ही इसका सुराग मिल चुका था। एसटीएफ टीम दिल्ली में ही थी। गोरखपुर डीआईजी ने तुरंत दिल्ली में एसटीएफ टीम को खबर दी कि श्री प्रकाश की लोकेशन दिल्ली एनसीआर में ट्रेस हुई है। 22 सितंबर 1998 नवरात्र का दूसरा दिन। प्लान के मुताबिक श्री प्रकाश ने रांची जाने के लिए एयर इंडिया की 3 टिकटें बुक कराई थीं। टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाल बिछा रखा था, लेकिन श्री प्रकाश नहीं आया। उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। तभी गोरखपुर डीआईजी ने फिर सूचना दी कि श्री प्रकाश उसी लड़की से बात कर रहा है। किसी पीसीओ से फोन किया जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से पता चला कि नंबर की लोकेशन ग्रेटर कैलाश 2 में है। एसटीएफ को सीधे उस जगह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। इसके बाद देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। एसएसपी अरुण कुमार ने आदेश दिया, गाड़ी भगाओ, वो अभी भी कॉल पर है। 10-15 मिनट पहुंच गए तो हाथ लग सकता है। एक टीम तुरंत ग्रेटर कैलाश 2 की ओर निकली। ये एक हाई प्रोफाइल रिहायशी इलाका था। एसटीएफ टीम लोकेशन पर पहुंची। एक छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर पीसीओ दिखा, लेकिन श्री प्रकाश वहां नहीं था। डीएसपी सत्येंद्र वीर सिंह ने पीसीओ वाले से पूछा, जिस आदमी ने अभी गोरखपुर बात की, वो कब निकला? पीसीओ वाला बोला, अभी 2 मिनट पहले ही गया है। इतने में एक सब इंस्पेक्टर भागता हुआ आया। सर, अभी सूचना मिली है, श्री प्रकाश, सुधीर और अनुज तीनों नीली सीलो कार में बैठकर इंदिरापुरम की तरफ मुड़े हैं। एसटीएफ फौरन उस ओर रवाना हुई। जीप पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कुछ ही समय बाद नीली सीलो गाड़ी दिखाई दी। वायरलेस से आगे नाके पर भी खबर भेजी गई। श्री प्रकाश को रोकने के लिए टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां लगाकर पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। पहली बार इस तरह चारों तरफ से घिरने की वजह से श्री प्रकाश घबरा गया। इसी घबराहट में उसने गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी। हड़बड़ाहट में गाड़ी कुछ दूर चलकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। गाड़ी बैक करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाकर बंद हो गई। श्री प्रकाश समझ गया था कि इस बार निकलना मुश्किल है। चारों तरफ खड़ी आड़ी तिरछी गाड़ियां, सामने दिल्ली पुलिस की जिप्सी और पीछे रास्ता बंद। एसटीएफ ने लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी, श्री प्रकाश, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अभी वक्त है, सरेंडर कर दो। श्री प्रकाश ने एक पल चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उसने हाथ ऊपर किए और बोला, देखो, नवरात्र का समय है, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मेरी जेब में हनुमान चालीसा है, मुझे जाने दो। एसटीएफ की तरफ से कड़क आवाज आई, पाप और पूजा को मत जोड़ो, तुमने लोगों को बेरहमी से मारा है, भक्ति का नाम लेकर बच नहीं पाओगे। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक बोला, मैं भी ब्राह्मण हूं, कम से कम जनेऊ का तो ख्याल कर लो। एसटीएफ का जवाब और सख्त था, कानून जात नहीं देखता, तुमने सैकड़ों घर उजाड़े हैं, जनेऊ तुम्हें नहीं बचाएगा। श्री प्रकाश अपनी जेब टटोलते हुए बोला, देखो, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं आगे कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। पैसे चाहिए तो बता दो, जितना कहोगे दूंगा। एसटीएफ का जवाब आया, हम बिकने वाले नहीं हैं, तुम्हारे पैसों से दफ्तर की धूल भी नहीं झाड़ते। श्री प्रकाश का कोई भी पैंतरा काम ना आया। वो समझ चुका था कि पुलिस उसे लेकर ही जाएगी जिंदा, या जैसे वो खुद कहता था, मेरी लाश जाएगी। श्री प्रकाश का चेहरा तमतमा गया। अचानक चीख कर बोला, ठीक है, फिर लो, साले रास्ता रोक कर रखे हो, हट जाओ यहां से। वॉकी पकड़े जवानों को देखकर चिल्लाया, हमरे रास्ता में पड़ गईला तो उड़ा के राख दे, हम दिमाग मत खराब करा। एसटीएफ से जब राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर सिंह और अविनाश मिश्रा उसकी ओर बढ़े तो वो और तमतमा गया। उस ओर फायरिंग करते हुए बोला, काहू में दम नाही बा हम के पकड़ लेवे के, साइड हो जा, न तब सब कर लाश बिछा दे। कार में बैठे उसके साथी अनुज और सुधीर भी घबरा चुके थे।
उन्होंने फिर गाड़ी बैक करने की कोशिश की। पुलिस ने टायरों पर फायरिंग शुरू कर दी। कार के अंदर से तीनों लगातार गोलियां चला रहे थे। अरुण कुमार ने टीम को हौसला दिया, शांत रहो, इनके पास सिर्फ छोटे हथियार हैं, ज्यादा देर नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में ये अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। कुछ देर बाद सुधीर और अनुज गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भागे। एसटीएफ के कुछ लोग उनके पीछे दौड़ पड़े। उधर श्री प्रकाश बीच बीच में फायर कर रहा था। तभी सत्येंद्र वीर सिंह की एक गोली उसे लगी। वो भी जंगल की तरफ भागना चाहता था, लेकिन 2 कदम चलकर गिर पड़ा। राजेश पांडे आगे बढ़े और उस पर 2-3 फायर और कर दिए। धूल और बारूद की गंध हवा में तैर ही रही थी कि अविनाश मिश्रा और इंद्रजीत सिंह तेवतिया ने आखिरी गोलियां दागकर अनुज और सुधीर को भी बेअसर कर दिया। कुछ ही पलों बाद अरुण कुमार वहां पहुंचे। जमीन पर पड़े श्री प्रकाश की आंखों में बुझती हुई चमक मानो किसी अनसुने पछतावे की परछाई मालूम पड़ रही थी। सांसें थम चुकी थीं और सन्नाटा फैलता जा रहा था। अरुण कुमार ने टीम की तरफ देखा। उनकी नजर में थकान भी थी और जंग जीतने की संतुष्टि भी। तो ये थी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। इस वीडियो में हमने उसके जीवन के हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो के संबंध में आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।